अगर पुलिस ने या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है और आप उसको डिफ्रीज कराना चाहते हो, तो उसके लिए लीगल रेमेडीज क्या हैं? 3 लीगल रेमेडी हैं। पहला, अप्रोच इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। उसी पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आप अप्रोच करो। वो उसकी पावर है। कहां से उसको ये पावर मिलती है? सेक्शन 102 सीआरपीसी से मिलती है। अगर बीएनएसएस में सेक्शन देखते हैं तो सेक्शन 106 है। तीस्ता सीतलवाड़ की जजमेंट भी है, मैं डिस्कस करूंगा अभी। दूसरी लीगल रेमेडी आपके पास है, आप मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट के पास। सेक्शन 451 सीआरपीसी या सेक्शन 457 सीआरपीसी में बीएनएसएस के सेक्शन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थर्ड रेमेडी आपके पास है, आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है और वो आप इसलिए फाइल कर सकते हैं, किस ग्राउंड पर आप फाइल करेंगे? आप आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइवलीहुड की बात करता है, आपके जीवन यापन के लिए, अगर आप एक कंपनी है, आपका बैंक अकाउंट सीज हो गया है, आप अपने ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए अकाउंट को डिफ्रीज कराना जरूरी है। ये ग्राउंड लेकर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट पिटीशन में जा सकते हैं, या आप इंडिविजुअल हैं तो भी राइट टू लाइवलीहुड आपके पास है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी आप इन्वोक कर सकते हैं। लेकिन हां, हाईकोर्ट अगर आप डायरेक्ट जाते हैं और आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो हाईकोर्ट कहेगी कि आपने मैजिस्ट्रेट के पास पिटीशन क्यों, एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाया। इसलिए कोशिश करें कि पहले मैजिस्ट्रेट के पास लगाएं, फिर हाईकोर्ट में जाएं। अगर मैजिस्ट्रेट पिटीशन को, अगर एप्लीकेशन को, उसके आपके पिटीशन को डिसमिस कर देती है। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में इलॉबरेट करता हूं। मैं सेक्शन 102 सीआरपीसी, जो पहला मैंने आपको बताया, जहां जो ये कहती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पावर है, तो वो एग्जैक्टली वो लैंग्वेज क्या है, और तीस्ता सीतलवाड़ की जजमेंट उसकी लैंग्वेज क्या है, तीनों लीगल रेमेडीज के ऊपर वन बाय वन में डिस्कस करूंगा। तो सेक्शन 102 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी ये कहती है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अलाउ करती है टू इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी टू डिसाइड whether to return custody of the seized property if it finds that the continued retention of the property is not necessary for the purpose of investigation। पुलिस को ये पावर भी 102 से ही मिलती है, 102 सीआरपीसी से ही मिलती है, सीजर की, सीज करने की। अगर उसको पता लगता है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगता है कि ये टेंटेड मनी है, ये मनी इस अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, या सस्पिशन के आधार पर भी, जरूरी नहीं है जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है वो अक्यूज्ड ही हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पुलिस सस्पिशन के आधार पर कई बैंक अकाउंट वैसे भी फ्रीज कर लेती है मैकेनिकल मैनर में, जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको पता लगता है कि यहां ये ट्रेल हो सकता है मनी का, तो वो सारे ही बैंक अकाउंट को ऑटोमेटिक मैकेनिकली वो फ्रीज कर देती है। तो इसलिए आपने ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को अप्रोच करना है, आईओ को आपने लिखना है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं करती है, ये तीस्ता सीतलवाड़ की जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की। तीस्ता सीतलवाड़ की जजमेंट में भी ये क्लेरिफाई किया गया है, आई एम रीडिंग दैट लाइन, एट एन अप्रोप्रिएट स्टेज और अपॉन कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, किसी भी समय, एट एन अप्रोप्रिएट स्टेज, उससे पहले भी हो सकता है, इफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड with the explanation offered by the appellants and is of the opinion that continuance of the seizure of stated bank accounts or any one of them is not necessary, he will be well advised to issue instruction in that behalf। कहने का मतलब है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को पावर है, वो अकाउंट को डिफ्रीज कर सकती है। तो आपने सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, हम उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखते हैं, वो एप्लीकेशन उनको सेंड करो। अगर आप बाहर रहते हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड करो और वेट करो कि वो क्या करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं, देन आपके पास मैजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 451 या 457 सीआरपीसी में आपको एप्लीकेशन लगा सकते हो। आप बीएनएसएस के सेक्शन अब देख लेना, चूंकि अब बीएनएसएस इनफोर्स में है, चूंकि हमने पहले इसमें फाइल करते आए हैं, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस सेक्शन विद यू। I'll mention that section also in description। तो इसमें अब मैजिस्ट्रेट के बाद उससे रिलेटेड क्या जजमेंट है, उसमें क्या है, उससे रिलेटेड भी जजमेंट मैं आपको डिस्कस करूंगा। उसकी जो प्रोविजन है वो मैं आपको बता देता हूं। डिफ्रीजिंग, इसमें कोर्ट ने अलाउ करा है डिफ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स ऑन द डायरेक्शन दैट द पार्टी एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर द कंसर्न्ड अमाउंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड प्रोड्यूस सच अमाउंट इफ सो डायरेक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट।
ये दीज आर द रेमेडी अवेलेबल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट टू अप्रोच द कंसर्न मैजिस्ट्रेट। उसके बाद 457 सीआरपीसी जब आप रीड करेंगे तो वो भी इंपावर करती है मैजिस्ट्रेट को टू डिलीवर द सीज्ड प्रॉपर्टी, जो सीज्ड प्रॉपर्टी है उसको डिलीवर करने की, दोनों जगह पावर है। तो इवन कई बार ऐसा लगता है कि क्या डिफ्रीजिंग के लिए 457 सीआरपीसी में मेंटेनेबल है, तो आंसर इज यस। 451 में ही हम जाएं सीआरपीसी में और 457 में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। 457 सीआरपीसी भी जब रीड करेंगे तो वो भी मैजिस्ट्रेट को इंपावर करती है कि वो डिलीवर करा सके टू डिलीवर द सीज्ड प्रॉपर्टी टू द एंटाइटल्ड पर्सन। इवन फॉर डीफ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट एन एप्लीकेशन अंडर दिस इज मेंटेनेबल। आई डिस्कस किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। तीसरी है हाई कोर्ट की रेमेडी है, जहां पर आर्टिकल 21 के बारे में मैंने बात करी, आर्टिकल 14 के बारे में मैंने बात करी। तो इसमें एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, साउथ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मेंबर्स वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी एंड अदर्स वर्सेस MCLX। तो ये 3 रेमेडी हो गई। अब उससे रिलेटेड जजमेंट्स आप देख लो। ये जो जजमेंट है इसमें क्या कहा गया है, very important judgment. Petitioner who was not an accused in the crime approached the High Court of Kerala under Article 226 of the Constitution. Accused नहीं है वो, लेकिन फिर भी उसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है पुलिस ने। अब वहां पर क्या आर्ग्यूमेंट है रेस्पोंडेंट की? रेस्पोंडेंट कहता है अप्रोप्रिएट रेमेडी वुड लाई अंडर सेक्शन 457 ऑफ CRPC। द कोर्ट हेल्ड दैट writ jurisdiction of this court cannot be said to be barred। ध्यान से सुनना, writ jurisdiction barred नहीं है। writ jurisdiction of this court cannot be said to be barred in a case where a glaring illegality committed by the seizing officer is alleged and sought to be substantiated despite section 457 of the CRPC providing an alternative remedy in such situation। तो कहने का मतलब है कि आप अगर 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 457 में आप नहीं भी गए हैं तो भी आप रिट जुरिडिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं बिफोर हाई कोर्ट। क्योंकि यहां पर इस केस में जो अक्यूज नहीं था वो क्राइम का, लेकिन उसका अकाउंट फ्रीज हुआ था और वो उसने आर्टिकल 226 में रिट पिटीशन लगाई थी। तो कोर्ट ने कहा रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट कैन नॉट बी बार्ड। आर्टिकल राइट टू लाइवलीहुड, मेनली जो हम फाइल करते हैं रिट पिटीशन इसी ग्राउंड पर करते हैं, राइट टू लाइवलीहुड के ग्राउंड पर ही करते हैं। आर्टिकल 14 की भी मदद लेते हैं, अकॉर्डिंगली उसको ड्राफ्ट करते हैं। इसके बाद एक और 482, कई बार ये भी होता है कि 482 CRPC या 528 BNSS है, तो किस में फाइल करें? तो आप ले सकते हो, इनहेरेंट पावर है, 528 की भी इनहेरेंट पावर है, आप उसमें भी जा सकते हो। हाई कोर्ट्स ने एंटरटेन भी किए हैं 482 CRPC में, इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक करके भी बैंक अकाउंट को डिफ्रीज किया है। तो रिट पिटिशंस के साथ साथ आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आप उसमें भी जा सकते हैं। अब यहां पर एक जो एम्बिग्विटी है कि क्या फ्रीज करने से पहले प्रायर नोटिस देना जरूरी है या बिना प्रायर नोटिस दिए भी फ्रीज किया जा सकता है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने कोई नोटिस नहीं दी है जिसका अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है और उसका अकाउंट फ्रीज कर लिया, तो क्या ये इलीगैलिटी है? क्या ये इनक्यूरेबल इलीगैलिटी है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका भी आंसर तीस्ता सीतलवाड़ की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कहती है देयर इज नथिंग इन सेक्शन 102 which mandates giving of prior notice to the account holder before the seizure of his bank account. However, the contention with respect to service of prohibitory order post freezing and seizure memo remains available to the aggrieved parties as a tenable objection। कहने का मतलब यह है कि अगर पुलिस ने अगर नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिए ही अगर फ्रीज कर दिया है अकाउंट को, तो वहां पर आपको वो ऐसी इलीगैलिटी नहीं है जो इनक्यूरेबल है। तीस्ता सीतलवाड़ की जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सेक्शन 02 मैंडेट देती है पुलिस को, वो बिना नोटिस दिए फ्रीज कर सकती है अकाउंट को। एक दो जजमेंट और मैं आपसे शेयर करूंगा।
एक नेवादा प्रॉपर्टीज की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की ही, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यूज ऑफ द फ्रेज फाउंड अंडर सर्कमस्टांसेस which create suspicion of commission of any offense in section 102 of CrPC does not mean the officer should have a firm opinion or an adjudication oblique finding. Rather, the court observed that the word suspicion is a weaker and a broader expression than reasonable belief or satisfaction. This therefore indicates a subjective element to the application of section 102 of CrPC rather than giving an objective assessment, and investigating authorities routinely exploit this lacuna. However, courts still emphasize on the requirement that the authorities must satisfy themselves on the basis of the material available to them that there exists a need to freeze the account. Such requirements ensure that the investigating authorities do not act whimsically or arbitrarily while dealing with the measures as drastic as freezing of bank accounts. और इससे रिलेटेड एक और जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट की आई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी नाम शेयर कर दूंगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अथॉरिटी जो इलीगैलिटी है नहीं है, ये प्रायर नोटिस देना, अगर नहीं देना, दिस इज नॉट एन इलीगैलिटी, वो ऐसा कर सकती है, उनको पावर है। हाँ, जो लीगल रेमेडीज है हमारे पास, वो ये 3 लीगल रेमेडीज हैं। कंक्लूड कर देता हूं मैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हो, मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगा सकते हो सेक्शन 451 और 457 CrPC में, और तीसरा रिट जुडिक्शन को इन्वोक कर सकते हो, और इस तरह से अकाउंट को डिफ्रीज कराया जा सकता है। थैंक यू।